हेलो गाइस, वेलकम टू डेली पीसीएस। और आज तारीख है 23 जुलाई 2026। तो जल्दी से देख लेते हैं कि पिछले दिन क्या क्या हुआ देश दुनिया में। तो सबसे पहली हमारी न्यूज़ है कि इंडिया अनवेल्स इट्स फर्स्ट ई बॉट ईवी टॉल एयर टैक्सी प्रोटोटाइप। ठीक है, तो ये जो ईवी टॉल है ये है क्या? तो ये है इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयर टैक्सी। तो एयर टैक्सी में इसमें क्या है, तो इसमें ये चीज़ है कि जो एरोप्लेन होता है वो ना ऐसे रनवे पे जाता है और फिर ऐसे ऐसे करके उड़ता है। ठीक है, जैसे ये दिखाया गया है। ये जो ईवी टॉल है ना, जो एयर टैक्सी ईवी टॉल, तो ये ना सीधी वर्टिकल लैंडिंग करेगी, जैसे हेलीकॉप्टर ऊपर जाता है उसी तरीके से। ठीक है, अब इसमें हमें याद रखने वाली बातें क्या हैं कि ये बनाया किसने? तो ये बनाया है ई प्लेन कंपनी करके है। ई प्लेन ये किसका है? आईआईटी मद्रास का जो है एक स्टार्टअप है। ठीक है, और ये इंडिया की पहली ऐसी है ईवी टॉल। तो ईवी टॉल की जो क्या कहते हैं कि स्पेलिंग मतलब फुल फॉर्म भी आ सकती है। ठीक है, दूसरी जो हमें याद रखने वाली बात है वो ये है कि कॉमर्शियल ऑपरेशन 2028 तक शुरू होंगे। ठीक है, एक तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये बैटरी पावर्ड है। ठीक है, बैटरी पावर्ड का मतलब है कि इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन है, यानी यहाँ पे कोई फ्यूल नहीं पड़ रहा, यहाँ पे बैटरीज लगेंगी। उन बैटरीज का यूज़ करते जैसे ड्रोन होता है ऊपर, वहीं जहाँ रखा है वहीं से ऊपर उठ गया, उसी तरीके से ये भी बैटरी पावर्ड है। ठीक है, तो इसके अलावा और हमें क्या क्या याद रखने वाली बात है इसमें जो है वो ये है कि ये जो ईवी टॉल टेक्नोलॉजी है ये एक कंपोनेंट है एडवांस एयर मोबिलिटी का। तो ये जो एडवांस एयर मोबिलिटी है ये क्या, ये जो प्रोग्राम है ये किस लिए है? तो ये प्रोग्राम है ताकि जो एयर ट्रांसपोर्ट का जो मोड है उसको ना अर्बन एयर ट्रांसपोर्ट, रूरल एयर ट्रांसपोर्ट, इसको ना बेटर बनाया जाए। ठीक है, एयर टैक्सी हो गए, ड्रोन्स हो गए, तो उसके लिए ये जो है एडवांस एयर मोबिलिटी है कम। ठीक है, और उसी का एक कंपोनेंट है ये ईवी टॉल। तो हमने देख लिया। अच्छा, एक और चीज़, एक इम्पॉर्टेंट टर्म इसमें और है, वर्टीपोर्ट। तो वर्टीपोर्ट क्या होता है? तो जैसे कि जो पोर्ट होते हैं हमारे समुद्र में, तो उसमें क्या जहाज़ आते हैं, उसी तरीके से जो वर्टी पोर्ट हैं ये पोर्ट है एयर टैक्सीज़ के लिए, कार्गो ड्रोन्स के लिए। तो वहाँ पे क्या है कि इस तरीके से एक डेडिकेटेड सा स्पॉट होगा, तो ड्रोन डायरेक्ट यहाँ पे, एयर टैक्सी डायरेक्ट यहाँ पे उतर सकती है और सीधा टेक ऑफ कर सकती है। ठीक है, वर्टिकल टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग कुछ भी। तो ये जो डेडिकेटेड स्पॉट होगा उसको हम बोलेंगे वर्टीपॉट। तो मुझे लगता है कि वर्टीपॉट अगर जैसे कि हाल फिलहाल किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि वर्टीपॉट किससे संबंधित है, और यूपीएससी टाइप के एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछ जाएगा। ठीक है, फिर अगला हम देख लेते हैं कि अगली हमारी न्यूज़ क्या है। तो नाबार्ड ने जो है ग्रामोद्यान ग्रामोद्यान प्रोग्राम लॉन्च किया, और ये प्रोग्राम जो इन्होंने लॉन्च किया है ग्रामोद्यान, ये इन्होंने अपने 45th फाउंडेशन डे पे लॉन्च किया। तो फाउंडेशन डे इनका था कब? तो 12 जुलाई को। ठीक है, और इस्टेब्लिश कब हुआ था ये नाबार्ड? तो नाबार्ड इस्टेब्लिश हुआ था 1982 में। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ग्रामोद्यान क्या है। तो ग्रामोद्यान एक ना रूरल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका ये मतलब हुआ कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो गांव के जो एरिया से जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको बनाएंगे, मतलब नए ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे ताकि गांव के जो रूरल एरिया के लोग हैं वो भी उद्यमिता का रास्ता चुने, एंटरप्रेन्योरशिप को चुने। तो इनका टारगेट क्या है? तो इसमें क्या है कि इस प्रोग्राम के चलते ये लोग क्या करेंगे कि 4000 रूरल एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप करने के ट्राई करेंगे, और टाइम पीरियड क्या रखा है? 3 साल में। ये जो 4000 बनाएंगे, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो गई सारी। लॉन्च किसने किया? प्रोग्राम का नाम ग्रामोद्यान। लॉन्च किया किसने? नाबार्ड ने। है क्या चीज़ ये? तो एक रूरल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है। कितने बनाएंगे एंटरप्रेन्योर्स? 4000। और कितने पीरियड में बनाएंगे? 3 साल में। तो ये बेसिकली जो ये अभी हमने देखा उसका जो ये न्यूज़ है उसका मेजॉरिटी कवर हो गई हमारी। ठीक है, अब आते हैं मिनिस्ट्री पे। तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आएगा ये? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन कोलेबोरेशन विद नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, तो जो जो ये प्रोग्राम तो नाबार्ड का है। ठीक है, लेकिन इसमें ना
कोऑर्डिनेशन लग रहा है किसका, तो एनएसडीसी का। तो एनएसडीसी जो है वो किसके अंडर आती है, वो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर आती है। आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि जो इस मिनिस्ट्री का मिनिस्टर कौन है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का मिनिस्टर कौन है, ठीक है। और कौन कौन है इसमें कोलैबोरेशन में, तो ये है इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंट, जो है इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये इसका इंडस्ट्रियल पार्टनर है, ठीक है। जो ग्रामोद्यम है ये फर्स्ट डिजिटल हाइब्रिड मॉडल जो है उस पर काम करेगा, किस लिए, एनरोलमेंट, ट्रेनिंग, मेंटरिंग एंड एंटरप्राइज सपोर्ट अक्रॉस ऑल स्टेट एंड यूटीज़, मतलब ऑल ओवर इंडिया जो है ये ग्रामोद्यम प्रोग्राम चलेगा, ठीक है। उसके अलावा और हमें याद रखने वाली बात जो है, जो हमारे जो प्री के लिए, जैसे कि ये चीज़ें हमें मेंस में काम आएंगी, ठीक है। और हमारे लिए जो याद रखने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि इस बार नाबार्ड ने ग्रामोद्यम लॉन्च किया है। लास्ट ईयर इन्होंने एक निवारण करके लॉन्च किया था, जब इनका 44th फाउंडेशन डे था, तो इन्होंने एक निवारण पोर्टल जो है लॉन्च किया था। तो निवारण क्या चीज़ है, तो ये ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल है। इसमें 24/7 जो है फार्मर्स हैं और जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कॉल करके अपनी कंप्लेंट्स को वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। तो इस बार जो लॉन्च किया उसका नाम है ग्रामोद्यम 2026 में, और 24 में 25 में कौन सा लॉन्च किया था, निवारण पोर्टल, ठीक है। अच्छा, नाबार्ड जो है, नाबार्ड नेशनल बैंक की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। इसी नाम से एक एक्ट आया था 1981 में, ठीक है। 1981 में एक्ट आया, फिर अगली साल जो है नाबार्ड को इस्टेब्लिश कर दिया सरकार ने 1982 में, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ रखा है इसका, मुंबई। और जो ये नाबार्ड बनाया गया है जो रूरल जो है उसके फाइनेंसिंग के लिए, तो ये इस एक कमेटी बनी थी, वी शिवरमन कमेटी, और वो बनाई थी आरबीआई ने, ठीक है। तो बी शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद नाबार्ड का ये एक्ट पास हुआ 1981 में, और 1982 में नाबार्ड को इस्टेब्लिश कर दिया गया, ठीक है। पोर्टल का नाम याद रखना, ग्रामोद्यम है। एंटरप्रेन्योर्स डेवलप करेंगे 4000 अगले 3 सालों में, ठीक है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। हरजीत सिंह ग्रेवाल जो हैं वो चेयरमैन बन गए। किसके चेयरमैन बन गए हैं, एनसीएम के। तो ये एनसीएम क्या है, ये नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ है, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ है, उसके चेयरमैन बन गए, क्या नाम है उनका, हरजीत सिंह ग्रेवाल। तो एक हमारी याद रखने वाली बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि हेडक्वार्टर कहाँ है एनसीएम का, तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, ठीक है। नाबार्ड कहाँ था, मुंबई में। और इसके जो चेयरमैन हैं उनका टेन्योर कितना होता है, तो यहाँ सीधे लिखा है कि 3 साल का टेन्योर है, ठीक है। और क्या क्या चेंजेस आए हैं, तो एस मुनावरी बेगम ये जो हैं इसकी वाइस चेयरपर्सन बनी है, ठीक है। और फॉर्मर गोवा के एमएलए हैं ग्लेन ई सूजा टिक्लो, वो जो हैं ग्लेन ई सूजा टिक्लो, ये क्रिश्चियन कम्युनिटी के रिप्रेजेंटिंग मेंबर बने, ठीक है। अब हम उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि जो ये हमारी जो एनसीएम है, ये ना इसमें टोटल मिला के 7 लोग होते हैं। एक चेयरपर्सन, दूसरा वाइस चेयरपर्सन और 5 मेंबर। 5 मेंबर हो सकते हैं, हो सकता है कम हो, जैसे एज ऑफ नाउ वहाँ पे सिर्फ 4 मेंबर हैं, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया, ठीक है। उसके अलावा हम एक चीज़ और देख लें कि ये जो हमारा वो है क्या बोलते हैं, जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ हैं, तो जिसमें जो माइनॉरिटीज़ हैं वो हम रिलीजियस बेसिस पे हैं। और कितनी माइनॉरिटीज़ हैं, तो वो 6 हैं। कौन कौन सी, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जोरेस्ट्रियन और जैन। जोरेस्ट्रियन कौन होते हैं भाई, ये पारसी हैं, जैसे रतन टाटा थे तो वो पारसी थे, ठीक है। और जो जैन्स जो हैं ये इस लिस्ट में 2014 में ऐड किए गए हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हमें यहाँ इसके बारे में याद रख लेनी चाहिए, ठीक है। एक और चीज़ है कि इम्पॉर्टेंट है ये कि जो ये एनसीएम है ना, ये 1992 में आया, ठीक है। एनसीएम जो है इसका एक्ट पास हुआ 1992 में। तो ये डेट अक्सर यूपी के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें ना इस तरीके से पूछ लेते हैं कि ये कब आया, ये एक्ट वो एक्ट, पुराने मिलाने को बदल देते हैं या फिर क्रोनोलॉजी पूछ लेते हैं, तो वो याद रखना है हमें, ठीक है। फिर अगली हमारी न्यूज़ है कि CDSO अप्रूव्स इंडियाज़ फर्स्ट डेंगू वैक्सीन।
ठीक है। अब इंडिया की पहली डेंगू वैक्सीन है अप्रूव किसने की? CDSO ने। मतलब कि जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है जो आता है उसका अप्रूवल कौन देता है? CDSO। ठीक है। CDSO क्या है भाई? तो CDSO है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। ठीक है, सही बात है। अब ये बताओ वैक्सीन का नाम क्या था? तो वैक्सीन का नाम है क्यूडेंगा। ठीक है। और इसको अप्रूवल मिल गया है इंडिया में यूज़ होने के लिए। ठीक है। अब जैसे कि बहुत सारे एग्जाम में, वनडे एग्जाम में सब में क्वेश्चन आता है कि इसकी टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी हैं, किस तरीके से बनी है, क्या है। तो क्यूडेंगा एक लाइव एटेन्यूएटेड टेट्रावैलेंट वैक्सीन है। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है? डेवलप्ड यूजिंग रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये दोनों टर्म ही इंपॉर्टेंट हैं। लाइव एटेन्यूएटेड टेट्रावैलेंट वैक्सीन है, डेवलप्ड यूजिंग रिकॉम्बिनेंट DNA rDNA टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल किया गया है। और ये डेंगू के चारों टाइप के अगेंस्ट कारगर है। इसका मतलब है डेंगू के टाइप भी चार होते हैं, डैन 1 से लेके डैन 4 तक, डैन 1 2 3 4, इस तरीके से 4 टाइप की डेंगू होती है। इस वैक्सीन को डेवलप किसने किया? तो टकेडा GmbH करके कंपनी है जर्मनी में। ठीक है। और इंडिया में कौन ला रहा है इसको? तो उसी नाम की टकेडा बायो फार्मास्यूटिकल्स है इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, वो इसको इंडिया में इंपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूट करेगी। किस किस उम्र के लोगों को लग सकती है? तो 4 से 6 साल, 60 साल तक के लोगों को ये वैक्सीन लग सकती है। और इसकी बेसिकली अभी जितना आइडिया है इसके बारे में वो ये है कि 2 डोजेस जो हैं वो लगेंगी, एक पहले लगी, फिर 3 मंथ के बाद दूसरी लगी। अभी इस बात पे श्योरिटी नहीं आई है कि ये वैक्सीन कंटिन्यूसली लगानी है, कि जैसे कि हर कुछ पर्टिकुलर ईयर के बाद लगानी है, या एक बार लग गई तो कंटिन्यूस बनी रहेगी। ठीक है, इस पर जैसे क्लैरिटी आएगी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। अच्छा, इस जो ये CDSO ने जो ये इसको अप्रूव किया है वैक्सीन को, इसमें जो लॉज हैं वो कहाँ से यूज़ किए हैं? तो वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड द ड्रग रूल्स 1945 उसके अलावा लोकल फेज़ 3 ट्रायल्स के थ्रू होने के बाद इसको अप्रूव किया गया। अब इसमें कोई दिमाग में क्वेश्चन आता है, ये फेज़ 3 ट्रायल क्या होते हैं? हर बार सुनते हैं। तो फेज़ 3 ट्रायल वो होते हैं जैसे कोई वैक्सीन कहीं, कोई चीज़ दवाई कहीं बनी तो उसके बारे में क्या कहते हैं, जिस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे उसको लगाना है तो उस पर्टिकुलर रीजन में उसके ट्रायल होंगे, वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है उसकी ट्रायल होगी। इस केस में रीजन कौन है? तो रीजन इस केस में इंडिया है। तो जो ये क्यूडेंगा वैक्सीन है इसके ट्रायल इंडिया में हुए। फिर हम देखेंगे कि जो डेंगू है ना वो फीमेल एडीज मॉस्किटो से होता है, मतलब प्राइमरली नाम होता है एडीज इजिप्टी। ठीक है। फिर हम अगला देखते हैं कि बिहार जो है रामधारी सिंह दिनकर यूनिवर्सिटी जो है इस्टेब्लिश करेगी। ठीक है, बिहार गवर्नमेंट कौन? तो ये जो है ये अनाउंसमेंट किसने की? बिहार के CM सम्राट चौधरी ने। और करेगी कहाँ पे? तो बेगूसराय में। और रामधारी सिंह दिनकर जी जो हैं इनको राष्ट्र कवि भी बोलते हैं। ठीक है। उसके अलावा जो यूनिवर्सिटी जो इस्टेब्लिश की जाएगी इसके 2 काम होंगे। क्या? एक तो ये प्रिजर्व एंड प्रमोट दिनकर्स लिटरेरी वर्क, जो दिनकर का जो साहित्यिक कार्य है उसको प्रिजर्व और प्रमोट करेगी। दूसरा जो है स्ट्रेंथन द हायर एजुकेशन। इसके अलावा भी जो सम्राट चौधरी जी हैं उन्होंने कुछ और इनॉग्रेशन की, जैसे कि 551 मॉडल स्कूल जो है उन्होंने लॉन्च किए, जिसमें क्या है स्मार्ट क्लासरूम एंड लाइब्रेरीज थी। ठीक है, ये गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। और क्या हमने कल देखा था कि यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटर साइंस लॉन्च होगा। कहाँ होगा? लॉन्च होगा मतलब इस्टेब्लिश होगा। कहाँ होगा? भागलपुर में। और क्या है? यूनिवर्सिटी ऑफ आर्किटेक्चर एंड सिविल इंजीनियरिंग कहाँ इस्टेब्लिश होगी? मुजफ्फरपुर में। तो 3 ज़िले हमने देख लिए, बेगूसराय रामधारी सिंह दिनकर यूनिवर्सिटी, AI एंड कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी भागलपुर, और जो आर्किटेक्चर एंड सिविल इंजीनियरिंग जो है उसकी यूनिवर्सिटी कहाँ? मुजफ्फरपुर में। ठीक है। फिर अगली न्यूज़ देखते हैं, स्टेटस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इन भागलपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। तो जो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में एज ऑफ नाउ जो नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस है उसके अकॉर्डिंग 788 जो हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज रजिस्टर्ड हैं, और जिसमें 728 फुली फंक्शनल हैं। समझ रहे हैं? ये वहाँ का स्टेटस है। तो ये बेसिकली BPSC के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है काफ़ी।
ठीक है। अब जो ये फंक्शनल प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी हैं, पी पैक्स जो हैं, वो उनको इंटीग्रेट किया जा रहा है किसमें, क्लाउड बेस्ड ईआरपी, ठीक है, क्लाउड बेस्ड एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग में, ठीक है। और जो कंप्यूटराइज्ड पैक्स हैं, मतलब प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, वो लिंक किए जा रहे हैं नाबार्ड से, किसके थ्रू, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, मतलब कंप्यूटराइज्ड पैक को नाबार्ड से लिंक किया जा रहा है इनके थ्रू, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है कि बिहार गवर्नमेंट को 53.9 करोड़ को डायरेक्टली दिया है बिहार गवर्नमेंट को, किस लिए कि जो 4,495 जो पैक्स हैं प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़, उनको ऑटोमेट करो और ट्रांजैक्शन रेडी हार्डवेयर वहाँ पे बनाओ। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ये सहकार से समृद्धि योजना के अंतर्गत हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या याद रखना है, 788 जो हैं वहाँ पे कोऑपरेटिव्स हैं, और उसमें 788 में से 728 जो है फुली फंक्शनल है, ठीक है। ये हमें याद रखना है। और ये भी ध्यान रखना कि 53.9 करोड़ जो है दिया गया है, और कितने टोटल पी पैक्स हैं, वो 4,495, ठीक है। अब इंडिया ने 16th ब्रिक्स हेल्थ मिनिस्टर की मीटिंग जो है वो चंडीगढ़ में होस्ट की, ठीक है। तो अब जल्दी जल्दी से देखते हैं, हमारे पास टाइम कम बचा है, कि 16th मीटिंग है ब्रिक्स की हेल्थ मिनिस्टर्स की, कहाँ हुई, चंडीगढ़ में हुई। चेयरमैन कौन है इस समय ब्रिक्स का, तो इंडिया से पहले कौन था, 2025 में ब्राज़ील, और चाइना कब होगा, तो अगले साल चाइना होगा, 25, 26, 27, तो 25 में ब्राज़ील, इंडिया और चाइना, ठीक है। इस मीटिंग को चेयर किसने किया था, तो इट वाज चेयर्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जेपी नड्डा जी जो हैं उन्होंने इसको चेयर किया था, ठीक है। इसकी थीम क्या थी, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस इनोवेशन एंड कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस इनोवेशन कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। और इसका जो कोर एजेंडा था उसमें था कि रिसर्च होगी टीबी पे, ठीक है, अर्ली वार्निंग सिस्टम लाएंगे इन्फेक्शियस डिसीज़ के लिए, ठीक है, गुड हेल्थ आर्किटेक्चर और एक्सेस टू अफोर्डेबल मेडिसिन, एक्सेस पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अफोर्डेबल मेडिसिन के लिए, ठीक है। इंडिया ने 2 नए पिलर इंट्रोड्यूस किए हैं, कौन कौन से, ब्रिक्स मिशन फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल एंड प्रमोशन ऑफ मेंटल वेलनेस, ठीक है। ये 2 ब्रिक्स के वो किए हैं, ठीक है। अब हम एक चीज़ और देखते हैं, ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। तो 2001 में गोल्डमैन सैक्स के एक इकोनॉमिस्ट थे जिम ओ'नील, उन्होंने ये टर्म दिया, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना, ये 4 हाई ग्रोइंग इमर्जिंग मार्केट्स हैं, ठीक है। तो इन्हीं के थ्रू जो है क्या कहते हैं, 2006 में ब्रिक्स बना, 2009 में इसकी पहली समिट हुई, 2010 में साउथ अफ्रीका ने इसमें ऐड हुआ, फिर 1 जनवरी 2026 को क्या हुआ, इसमें क्या कहते हैं, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और यूएई, 26 नहीं 2024 में जुड़े शायद ये लोग, ठीक है। एक बार इसको कंफर्म करना है, 2024 में 1 जनवरी 2024 में इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान एंड यूएई एंड सऊदी अरेबिया, और 2025 की जनवरी में इंडोनेशिया ऐड हुआ। सो एज ऑफ नाउ देयर आर 11 मेंबर्स, ओके। अगली न्यूज़ देखते हैं, इंदौर पुलिस ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, एंटी ड्रग ह्यूमन चेन बनाई इन्होंने, ठीक है। तो कितने देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो इंदौर पुलिस कमिश्नरेट का काम है ये, ह्यूमन चेन बनाई, कितनी, 8,534 लोगों की पार्टिसिपेंट्स थे इसमें। अंडर जो प्रोजेक्ट उनका जो कैंपेन है उसका नाम क्या था, तो नशे से धर्तरी है मजबूरी 2.0, ठीक है। लास्ट ईयर कितने पार्टिसिपेंट थे, तो 7,100, अभी कितने हैं, तो 8,534, ठीक है। और ये कैंपेन कंडक्टेड अंडर लीडरशिप ऑफ सीएम मोहन यादव, ठीक है। अब इसका इनको एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए इन्होंने जो है सबमिट किया था क्लेम, और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज़ किया इसको, और इनको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया है इंदौर पुलिस कमिश्नर को। तो नंबर याद रखना, 8534 पार्टिसिपेंट, ठीक है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और ये नशे से दस्ती है मजबूरी, इसका क्या कहते हैं कैंपेन है, ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि लास्ट का न्यूज़ है ये, कि छत्तीसगढ़ पहला स्टेट बन गया है टू अडॉप्ट रिस्क बेस्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। तो एक पहला स्टेट बना है जिसने रिस्क बेस्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, इसी नाम से उसने एक
एक्ट पास किया है, छत्तीसगढ़ रिस्क बेस्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्ट 2026 में। इसमें ये क्या करेंगे कि जो रिस्क का एनालिसिस करेंगे, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाएंगे कि जिस तरीके से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसको आसान किया जा सके। ठीक है, तो जो पहला फेज़ है उसमें 43 सर्विसेज होंगी, 8 डिपार्टमेंट में कवर किया जाएगा फर्स्ट फेज में, फिर इसको आगे एक्सटेंड करेंगे। और जो इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज़्म है इसमें, तो सबसे पहले इसमें ना 3 लेयर हैं इसमें इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज़्म में। एक जो है, पहली है एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो जिसके चेयर्ड बाई सीएम, दूसरी है स्टेट लेवल कमेटी चेयर्ड बाई चीफ सेक्रेटरी, और तीसरी है डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी चेयर्ड बाई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ठीक है, तो ये हो गई हमारी आज के सारे, कल के जो जितने न्यूज़ थी, आज के करंट अफेयर सारे हो गए हैं। और आप लोग मेहनत करते रहिए, मैं भी मेहनत करता हूँ, आप भी मेहनत करिए, और सारे क्या कहते हैं कि और रिवाइज़ ज़रूर करते रहिए। भले ही ऑडियो आप वीडियो मत देखो, रिवाइज़ ऑडियो देख के ही रिवाइज़ ऑडियो लगा लो कान में और सुनते रहो, उससे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद रहेगा। तब जब लास्ट टाइम में कोई मैगज़ीन वगैरह आएंगी तो रिकॉल बड़े आराम से हो जाएगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा इसका। छोटा सा इन्वेस्टमेंट है डेली का, बहुत बड़ा रिजल्ट देगा ये। ठीक है, बाय बाय।